बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रिलैक्सेशन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, लेकिन रिलैक्सेशन प्रोसेस की डेफिनेशन की तरफ आने से पहले हम रेजोनेंस के फिनोमेना को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि आप तमाम पिछले आर्टिकल्स के अंदर देखते आ रहे हैं कि जो न्यूक्लियस स्लाइट एक्सेस के अंदर ग्राउंड स्टेट में होंगे तो वो क्या करेंगे, सूटेबल रेडियो वेव को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर उनका जो जाने का अमल है उसको आप रेजोनेंस कहते हैं। और आपको पता है कि जब वो स्लाइट एक्सेस के न्यूक्लियाई वन बाय वन एक्साइटेड स्टेट के अंदर चलते चले जाएंगे तो सैचुरेशन अचीव हो जाती है। जब सैचुरेशन आ जाती है तो मज़ीद किसी किस्म का कोई सिग्नल आपको हासिल नहीं होता। तो लिहाजा सिग्नल्स को अचीव करने के लिए ये भी ज़रूरी होता है कि जो सैचुरेशन कंडीशन अचीव हो गई है उसको दोबारा से बोल्ट्जमैन इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ लाया जाए। तो दोबारा बोल्ट्जमैन इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ लाने के लिए रिलैक्सेशन का प्रोसेस रिक्वायर्ड होता है। तो रिलैक्सेशन का फिनोमेना दर हकीकत रेजोनेंस का रिवर्स होता है। ये देखिए, मैं एक डायग्राम की मदद से प्रेजेंट करना चाहूँगा। ये हमारे पास डायग्राम है। इसमें आपके पास ये देखिए, अगर न्यूक्लियर यहाँ से यहाँ जा रहे थे तो आप इसको रेजोनेंस कह रहे थे, लेकिन अगर वापस आएंगे ताकि आप बोल्ट्जमैन इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन हासिल करना चाहें तो उसको आप रिलैक्सेशन कहेंगे। तो रिलैक्सेशन की डेफिनेशन आपके पास कुछ इस तरह से बनेगी। बहुत सारे जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं तो वो प्रोसेसेस क्या कहते हैं, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन अचीव दोबारा से करवाते हैं। जैसा कि आप देख रहे थे कि इधर आपके पास इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं और यहाँ पे आपके पास जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इतने होंगे। तो ये कंडीशन दोबारा से आप अचीव करवाते हैं रिलैक्सेशन की मदद से। तो इस प्रोसेस को या इस फिनोमेना को आप रिलैक्सेशन फिनोमेना या रिलैक्सेशन प्रोसेस कहते हैं। तो रिलैक्सेशन का प्रोसेस हमारे पास इंतहाई ज़रूरी है इसको डिस्कस करना। उसकी वजह यह है कि जब न्यूक्लियाई एक्साइटेड स्टेट के अंदर रिजाइड करते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियाई जब मौजूद होते हैं तो इनका यहाँ पे जो रेजिडेंस टाइम होता है, ये यहाँ पे जो टाइम स्पेंड करते हैं, ये टाइम हमें काफ़ी इंफॉर्मेटिव होता है। ये डिटरमिन करता है कौन कौन सी चीज़ों के बारे में हमें ये डिटर्मिनेशन देता है। हमें ये विड्थ ऑफ एब्जॉर्प्शन पीक्स के बारे में बताता है, और पैटर्न ऑफ पीक्स के बारे में भी बताता है। और ease with which nuclei या न्यूक्लियस इज ऑब्जर्व्ड, इसकी मदद से हम न्यूक्लियाई जो एक्साइटेड स्टेट में होता है उसको भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो रिलैक्सेशन के बाद हमें जो एक और टर्मिनोलॉजी जिसके बारे में पता होना चाहिए वो रिलैक्सेशन टाइम है। आप इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे कि ये वो टाइम होता है जो रिक्वायर्ड होता है किसी भी न्यूक्लियाई को इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन अचीव करने के लिए, वापस आने के लिए। The time required by the nuclei to come back for the equilibrium
डिस्ट्रीब्यूशन। ये बार बार जो इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो गई, ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है। ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन के मुताबिक ये सारा कुछ हो रहा होता है। तो ये रिलैक्सेशन का जो फिनोमेना है, इसको आप मज़ीद दो प्रोसेसेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक नंबर 1 पे जो हमारे पास प्रोसेस है, दैट इज़ स्पिन लेटस रिलैक्सेशन। स्पिन लेटस रिलैक्सेशन को आप T1 से डिनोट करते हैं। इसका एक और नाम भी होता है, दैट इज दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी इसकी टाइप है, दैट इज स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। इसको आप T2 से डिनोट करते हैं। इसका एक और नाम भी होता है, आप इसको ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन का नाम भी देते हैं। ठीक है। तो इसके बाद अगर हमने इस स्पिन लेटस रिलैक्सेशन को डिस्कस करना है, तो इसको डिस्कस करने से पहले हमें यहाँ पे जो लेटस है उसको क्लियर कर लेना चाहिए कि ये लेटस क्या है। वैसे तो आप किसी भी 3 डायमेंशनल पैटर्न को सॉलिड्स के अंदर कंसिडर कर रहे होते हैं। यहाँ पे आप क्या कहेंगे, the aggregates of molecules and atoms present in solution along with our sample। मिसाल के तौर पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को भी यहाँ पे आप लेटस के अंदर कंसिडर करेंगे, और दूसरे नंबर पे जो डिसॉल्व्ड गैसेस होती हैं उनको भी आप इस कैटेगरी के अंदर रखेंगे। इसको मैं रेज करना चाहूँगा, इसको आप देख लें। तो सबसे पहले है हमारे पास स्पिन लेटस रिलैक्सेशन। स्पिन लेटस रिलैक्सेशन के लिए सपोज हमारे पास ये ग्राउंड स्टेट है और एक्साइटेड स्टेट है। तो ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर ये आपके न्यूक्लियाई पड़े हैं, और न्यूक्लियाई के साथ ये मैं रेड कलर में लेटस मॉलिक्यूल्स को शो करवाए देता हूँ। तो दर हकीकत यहाँ पे होना क्या है कि इस एक्साइटेड स्टेट से न्यूक्लियाई ने वापस रिलैक्स बैक करना है ग्राउंड स्टेट के अंदर। तो स्पिन लेटस रिलैक्सेशन के अंदर ये कोई भी आपका जो न्यूक्लियाई होता है वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है टू द लेटेस्ट मॉलिक्यूल्स, जिसके नतीजे में इसकी एनर्जी खुद की कम हो जाती है और ये रिलैक्स कर जाता है, रिलैक्सेशन हो जाती है। अब यहाँ पे हम इसको किस तरह से जस्टिफाई करेंगे कि देखें, हम जब ये बात करते हैं कि अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं या दूसरे डिसॉल्व्ड गैसेस हैं, तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर या डिसॉल्व्ड गैसेस के अंदर भी ऐसे प्रोटॉन्स या C13 कार्बन्स हो सकते हैं
जिनकी स्पिन वैल्यू अल्टीमेटली 1/2 होगी, और वो भी मैग्नेटिक न्यूक्लियाई की तरह बिहेव करेंगे। तो जब सॉल्वेंट या सराउंडिंग के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी मैग्नेटिक न्यूक्लियाई की तरह बिहेव करेंगे, तो अल्टीमेटली वो भी अंडर द इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पड़े हैं, तो उनकी भी प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी होगी। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी इन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई की, जो कि सॉल्वेंट की शक्ल में पड़े हैं, जो कि सराउंडिंग की शक्ल में पड़े हैं, उनकी और प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी इस प्रोटॉन की जिसने रिलैक्स बैक करना है। दूसरे अल्फाज में आप ये कह लें कि अगर आपके पास ये न्यूक्लियाई है और ये आपके पास कोई सराउंडिंग का लेटेस्ट मॉलिक्यूल है, तो इस लेटेस्ट मॉलिक्यूल की और इस न्यूक्लियाई की, दोनों की जब प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी मैच करेगी तो एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी हमारे प्रोटॉन से टुवर्ड्स द लेटेस्ट मॉलिक्यूल, एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इस ट्रांसफ़र के नतीजा में जो सराउंडिंग होती है, सराउंडिंग की जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है, और इसका एनर्जी बढ़ने का प्रोसेस क्या होता है कि रिजल्टेंटली हमारे पास ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी और थर्मल एनर्जी ये इंक्रीज हो जाती है। तो जिसके नतीजे में हमारे पास रिलैक्सेशन, स्पिन लेटस रिलैक्सेशन वकूअ पज़ीर होती है, और हमारे पास जो हम बोल्ट्जमैन इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग स्लाइट एक्सेस अचीव करना चाह रहे थे वो हमें मिलना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से चूंकि हम इसको T1 से डिनोट कर रहे थे, तो इस T1 की जो मैग्नीट्यूड है ये वेरी करती है न्यूक्लियस और इन्वायरमेंट की बुनियाद पे। ये वेरी करती है। कैसे वेरी कर सकती है कि अगर हमारे पास लिक्विड्स होंगे तो लिक्विड्स के लिए ये T1 की वैल्यू 10⁻⁻² to 10⁻² सेकेंड्स तक हो सकती है। इसी तरह अगर आप सॉलिड्स ले लेंगे तो सॉलिड्स के केस में ये T1 की वैल्यू वेरी लार्ज हो जाएगी, और अगर आप इसके कंपैरिजन में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंसिडर कर लें, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर आप इस T1 को ऑब्जर्व करना चाहें तो ये T1 की वैल्यू लेस देन 1 सेकेंड होगी। तो ये T1 की मैग्नीट्यूड ये एक वाइड रेंज रखती है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द नेचर ऑफ द इन्वायरमेंट। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये स्पिन लेटस रिलैक्सेशन दर हकीकत बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन को मेंटेन करने के लिए ये प्रोसेस टेक प्लेस होता है। इस तरह से हमारे पास अगर हम सिग्नल को देखना चाहें तो इस केस के अंदर जो सिग्नल है दैट इज अचीव्ड स्लोली। ठीक है, हम इस रिलैक्सेशन स्पिन लेटस रिलैक्सेशन को गायरोमैग्नेटिक रेशो के साथ कंपेयर करेंगे। गायरोमैग्नेटिक रेशो जितनी ज़्यादा होगी ये रिलैक्सेशन टाइम उतना कम होगा, और ये जैसे जैसे कम होती चले जाएगी रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा होता चला जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम के ज़्यादा होने का ये मतलब होता है कि आपको स्पेक्ट्रम वो एट द कॉस्ट ऑफ टाइम अचीव होगा।
जैसे मैं इसकी अगर आपको जस्टिफिकेशन देना चाहूँ तो उसकी जस्टिफिकेशन कुछ इस तरह से है कि अगर आप प्रोटॉन को देखना चाहें, प्रोटॉन का स्पेक्ट्रम ले रहे होंगे, तो प्रोटॉन का जो ये T1 टाइम है ये मिली सेकेंड्स में है। मिली सेकेंड्स में इस वजह से है क्योंकि गायरोमैग्नेटिक रेशो प्रोटॉन की ज़्यादा होती है, जबकि इसके कंपैरिजन में अगर आप C13 को ले लें तो C13 में ये टेंस ऑफ सेकेंड से टू सेवरल मिनट्स हो सकती है। ठीक है, मतलब C13 के केस में आपको टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड है रिलैक्सेशन के लिए, जब C13 के केस के अंदर आपको रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो यही वजह है कि हम जब प्रोटॉन और C13 NMR कर रहे होते हैं तो प्रोटॉन NMR हमें मशीन जल्द प्रोड्यूस करके दे देती है, जबकि C13 जो हमने स्पेक्ट्रम लेना होता है इसके लिए समटाइम हमें 12 घंटे 24 घंटे समटाइम उसको सेवरल नाइट्स तक भी सैंपल को स्कैन करवाना पड़ता है। तो दर हकीकत C13 के अंदर जो ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है वो इस रिलेशन गायरोमैग्नेटिक रेशो के रिलेशन की वजह से होता है। गायरोमैग्नेटिक रेशो कम हो जाती है C13 के केस में, जिस वजह से रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। अब जैसे जैसे न्यूक्लियाई स्लाइट एक्सेस में आएंगे उसी हिसाब से आप उनको एक्साइट करवा सकेंगे। अगर न्यूक्लियाई रिलैक्स बैक करके ग्राउंड स्टेट के अंदर नहीं आएंगे तो हमारे पास उसको रेजोनेट करवाना मुश्किल हो जाएगा। रेजोनेंस का फिनोमेना जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हम चलते हैं स्पिन रिलैक्सेशन की तरफ। तो इसको मैं रेज करना चाहूँगा, स्पिन रिलैक्सेशन। इसको आप T2 का नाम देते थे या इसको आप ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन का नाम देते थे। अब यहाँ पे मैं लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स के बारे में आपको बताता चला जाऊँ कि आपको स्पिन लेटस रिलैक्सेशन के केस में लॉन्गिट्यूडनल, आप उसको कह रहे थे कि ये लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन भी है। तो लॉन्गिट्यूडनल के केस में जो एनर्जी की ट्रांसफ़र होती है दैट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जबकि ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है दैट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। यही वजह है कि आप इसको ट्रांसवर्स और स्पिन लेटस को आप लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन का नाम देते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करना चाहूँ तो मेरे पास ये एक स्पिनिंग न्यूक्लियस है और ये एक और स्पिनिंग न्यूक्लियस है। सैचुरेशन अचीव हो चुकी है, अब नेट किसी किस्म की कोई इधर एब्जॉर्प्शन, रिलैक्सेशन या रेजोनेंस नहीं हो रही। तो अब हमने रिलैक्सेशन करवानी है। तो रिलैक्सेशन करवाने के लिए क्या होगा कि इसके लिए ये कंडीशन होती है कि ये दोनों के दोनों जो न्यूक्लियाई होते हैं दे आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर, वो एक दूसरे के करीब होते हैं। करीब होने के साथ साथ दोनों के दोनों न्यूक्लियाई जो एक्साइटेड स्टेट के अंदर होते हैं उनकी प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी मैच करती है। प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी मैच करने के नतीजे में अगर फ़र्ज़ किया ये वाला प्रोटॉन अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कर देता है तो ट्रांसफरेंस के नतीजे में इसकी एनर्जी कम हो जाती है और इसको फिर रिलैक्स बैक करना पड़ता है। तो इस तरह से रिलैक्सेशन हो जाती है। तो जैसा कि नाम से जाहिर है कि एक न्यूक्लियाई का स्पिन और दूसरे न्यूक्लियाई का स्पिन वो जब उनकी प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी मैच करती है और एक दूसरे के करीब होते हैं तो उनके दरमियान एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। ये आपके पास जो T2 का फिनोमेना है रिलैक्सेशन का, ये ज़्यादा फास्ट होता है as compared to T1 relaxation process. This is more fast than T1. यही वजह है कि यहाँ पे हमें फिर ब्रॉडर सिग्नल मिलता है। तो ये स्पिन रिलैक्सेशन जो होती है
ये डिटरमिन करती है इन स्पेक्ट्रल लाइंस की नेचुरल विड्थ को, और हम इसके अंदर हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की मदद से इसको जस्टिफाई कर लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी है वो डेल्टा ई और डेल टॉ के बीच में है, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू h/2 पाई। तो यहाँ पे याद रखें कि हमें पता है कि जो डेल्टा ई है ये h डेल न्यू के इक्वल भी होता है। तो अगर आप इसको इक्वेशन ए कहते हैं और इसको इक्वेशन बी कहते हैं, तो दोनों को अगर आप कंपेयर कर लेंगे तो कंपेयर करने पे आपके पास डेल एच न्यू इज इक्वल टू, आप इक्वेशन बी को सब्स्टिट्यूटिंग b इंटू ए, देखिए आपके पास यहाँ पे डेल ई की जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी जिसको आप लिखेंगे h डेल न्यू इंटू डेल टॉ इज इक्वल टू h/2 पाई। तो देखिए आपके पास यहाँ पे h इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो चीज़ बचेगी वो ये चीज़ आएगी, दैट इज़ डेल न्यू डेल टॉ इज इक्वल टू 1/2 पाई। अब अगर आप इसको डेल न्यू को इधर ही रहने दें और डेल टॉ को दूसरी तरफ ले आएँ तो आपके पास इसका कुछ रिलेशन ऐसे बन जाएगा। अब यहाँ पे ये फाइनल इक्वेशन आ गई। ये फाइनल इक्वेशन हमें जस्टिफिकेशन देगी स्पिन रिलैक्सेशन फिनोमेना के अंदर जो आपको पीक्स ऑब्जर्व होंगी उनकी विड्थ के हवाले से हमें ये क्लियर करेगी। जो डेल टॉ होता है, दिस स्टैंड्स फॉर दी लाइफ टाइम और द टाइम स्पेंट इन द एक्साइटेड स्टेट। आपके पास ये डेल टॉ टाइम स्पेंट है इन एक्साइटेड स्टेट, और जबकि डेल न्यू आपके पास पीक विड्थ है। इस पीक विड्थ को आप अनसर्टेनिटी इन फ्रीक्वेंसी के नाम से भी याद करते हैं। ठीक है, तो मैं यहां से इधर से इसको रेज करना चाहूंगा। तो देखिए हमारे पास ये जो रिलेशन आया, दैट इज डेल न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई डेल टॉ। देखिए अगर हमारे पास ये डेल टॉ कम होगा तो अल्टीमेटली हमारे पास जो सिग्नल है दैट विल बी ब्रॉड सिग्नल। और अगर ये टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो आपको शार्प सिग्नल हासिल होगा। तो शार्प सिग्नल हमें रिक्वायर्ड होता है, इससे जो मल्टीप्लिसिटी पैटर्न होता है वो हमें क्लियर हो जाता है, और मल्टीप्लिसिटी पैटर्न से हमें स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी ज़्यादा हद तक इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जबकि जो ब्रॉड सिग्नल होता है वहाँ पे हमें मल्टीप्लिसिटी पैटर्न जब नहीं मिलता तो हमारी काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर के हवाले से लॉस हो जाती है। तो अब हम देखेंगे कि इस रिलैक्सेशन टाइम को, ये जो डेल टॉ है, इसको कौन कौन से फैक्टर्स इसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो याद रखें मेन 2 फैक्टर्स हैं। नंबर 1 पे पैरामैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ हैं,
और नंबर 2 पे सैंपल की विस्कोसिटी है या कंसंट्रेशन। तो विस्कोसिटी जब ज़्यादा होगी या कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होगी तो तब भी आपके पास जो सैंपल है उसके अंदर सिग्नल आपको डिस्टॉर्टेड मिलेगा, ब्रॉड मिलेगा, जिस वजह से आपके जो पीक्स होंगी उसके अंदर इंफॉर्मेशन, मल्टीप्लिसिटी पैटर्न की जो इंफॉर्मेशन होती है वो लॉस है। तो उसके नतीजे में आपको पता है कि सिग्नल ब्रॉड पैदा होगा, रिलैक्सेशन टाइम कम है, सिग्नल ब्रॉड पैदा होगा, तो फिर से एक दफ़ा आपके पास इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है, जो मल्टीप्लिसिटी आपको हासिल होनी होती है वो नहीं होती। तो पैरामैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ के हवाले से मैं आपको एक और एग्जांपल देता चला जाऊँ कि हमेशा याद रखें, जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, आपके पास कोई भी आपके पास एक लिगेंड मॉइटी होती है, उसको आप मेटल, किसी भी ट्रांजिशन मेटल के साथ उसका कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स बनने के नतीजे में अगर मेटल पैरामैग्नेटिक नेचर की होगी, मतलब अगर उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो बिल्कुल इसी तरह, इसी प्रोसेस की तरह आपके सैंपल के रिलैक्सेशन टाइम को कम कर देंगे। तो रिलैक्सेशन टाइम जब कम होगा तो अल्टीमेटली सिग्नल आपके पास ब्रॉड आएगा या डिस्टॉर्टेड पीक्स आएंगे। यही वजह है कि हम उन मेटल्स के, उन कॉम्प्लेक्सेस के जिनके अंदर मेटल्स पैरामैग्नेटिक होती हैं, उनके स्पेक्ट्रम हमें डिस्टॉर्टेड मिलते हैं, वहाँ से हमें इतनी ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। जबकि जो डायमैग्नेटिक नेचर वाली मेटल्स होंगी वो एज सच आपको उसके अंदर उनके केमिकल शिफ्ट वैल्यू के अंदर तो चेंजेस आ सकती हैं मेटल के बिहेवियर की वजह से, लेकिन आपको वहाँ पे डायमैग्नेचर जो मेटल्स होंगी उनके कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आपको ज़्यादा डिस्टॉर्शंस नहीं मिलती। वो किसी हद तक वो आपके पास जो स्पेक्ट्रा है वो स्टेबल होता है। तो ये हमारे पास फिनोमेना था रिलैक्सेशन का, जिसको हमने उसकी एनएमआर के अंदर स्पेक्ट्रम की पीक विड्थ के हवाले से देखना था और उनके रिलैक्सेशन टाइम के हवाले से देखना था कि किस तरह से रिलैक्सेशन टाइम असरअंदाज होता है ऑन द पीक्स ऑफ द एनएमआर स्पेक्ट्रम। थैंक यू वेरी मच।